हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के जीव विज्ञान का 6वां पाठ, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसे विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 7वां पाठ आनुवंशिकता पढ़ेंगे। पहले इस पाठ का नाम था आनुवंशिकता एवं जैव विकास, लेकिन अब सिलेबस से जैव विकास को हटा दिया गया है, इसलिए अध्याय छोटा हो गया है। तो हमें सिर्फ आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना है। तो आनुवंशिकता, वंशागति, यही सारे टॉपिक इसमें होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये हमारी वंशागति पर आधारित है। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले एक विज्ञान जिसका नाम है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स जिसे बोलते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि इसी के अंतर्गत बातें आती हैं। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी है क्या? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता से हेरिडिटी कहते हैं और विभिन्नता जिसे वेरिएशन कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं, वही होती है आनुवंशिकी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो अध्याय है वो आनुवंशिकता है, पर विभिन्नता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आनुवंशिकता है क्या? जैसे कि देखा होगा, बच्चों में माता पिता के लक्षण आते हैं, या फिर कभी कभी माता पिता यानी बाबा के लक्षण या पर बाबा के लक्षण, मतलब कि उस परिवार में पिछली पीढ़ी या उनसे पिछली पीढ़ी या फिर उनसे पिछली पीढ़ी किसी न किसी के लक्षण उनके अंदर आ जाते हैं। इसी को कहते हैं आनुवंशिकता। लक्षणों में जैसे कि किसी के बोलने का तरीका या किसी के शरीर का रंग, आँखों का रंग, शरीर पे कम बाल, अधिक बाल, या कोई आनुवंशिक बीमारी या कोई आनुवंशिक अगर कोई लक्षण, तो मतलब कुछ भी माता पिता या उनके माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं। इसी को कहते हैं आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्वजों से संतानों में आनुवंशिक लक्षण स्थानांतरित हो जाते हैं। तो पूर्वजों से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। इसी को वंशागति भी बोलते हैं। तो ये तो लक्षणों का स्थानांतरण। अब विभिन्नता की बात करते हैं। विभिन्नता क्या होती है? विभिन्नता मीन्स अंतर। जैसे कि अब माता पिता दो अलग अलग जीव, पिता अलग है, माता अलग। अब माता और पिता दोनों के लक्षण जब आपस में मिलते हैं तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो संतान में जो लक्षण आते हैं उसमें माता के भी होते हैं, पिता के भी होते हैं, इसीलिए संतान विभिन्न होती है। इसी कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता मीन्स अंतर होता है, यानी कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से 100% मैच नहीं करता। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर माँ के भी लक्षण हैं, बाप के भी लक्षण हैं। पिता का डीएनए अलग है, माता का डीएनए अलग है। जब माता पिता दोनों के डीएनए मिले तो उनसे बच्चा बना, उसका एक अलग डीएनए है। तो जब अलग डीएनए है तो सीधी सी बात है कि उनके अंदर जो लक्षण होंगे वो पूरी तरह से मैच नहीं करेंगे। तो यही होती है विभिन्नता, यानी कि माता पिता से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो माता पिता से भिन्न होते हैं, जो पूरी तरह से मैच नहीं करते हैं। यानी कहीं शरीर में अंतर होगा, या फिर बोल चाल में अंतर हो सकता है, रंग में अंतर हो सकता है, या अन्य कोई अंतर हो सकता है, पर जीवों में जो अंतर होता है वही होती है विभिन्नता। और जो जनकों से या पूर्वजों से संतान में लक्षणों का स्थानांतरण होता है वही वंशागति या आनुवंशिकता कहलाती है। तो ये जो वंशागति है और जो विभिन्नता है, ये दोनों आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस अध्याय में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक शब्द आया है डीएनए। तो जो डीएनए है इसे वंशागति का आणविक आधार माना गया। वंशागति का आणविक आधार, यानी कि जो वंशागति है, आनुवंशिकता है, वो डीएनए के कारण ही संभव है। मतलब कि माता पिता से बच्चों में जो लक्षण जाते हैं, यानी कि बच्चा लंबा होगा या बौना होगा
आनुवंशिक रूप से ठीक होगा या फिर बीमार होगा, काला होगा कि गोरा होगा, आँखों का रंग नीला होगा या भूरा होगा या काला होगा, और फिर और भी कई लक्षण होते हैं जो कि डीएनए डिसाइड करता है। जैसे शरीर पर ज़्यादा किसी के बाल होते हैं, किसी के कम बाल होते हैं। तो मतलब कि जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो लक्षणों का निर्धारण डीएनए ही करता है। इसीलिए डीएनए को वंशागति का आणविक आधार कहते हैं। डीएनए ही डिसाइड करता है कि आने वाली संतान कैसी होगी। इसीलिए हम आनुवंशिकता को पढ़ने से पहले डीएनए के बारे में पढ़ें, क्योंकि डीएनए को समझेंगे तभी आनुवंशिकता अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। तो सीधी सी बात है कि हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उसके बाद हम इस अध्याय के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और परीक्षा में डीएनए और आरएनए में अंतर भी पूछ लिया जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है डीएनए आरएनए। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया कि न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसी को शॉर्टकट में कहते हैं डीएनए। डी से डीऑक्सी-राइबोज, एन से न्यूक्लिक, ए से अम्ल यानी एसिड, ये एक प्रकार। और दूसरा प्रकार है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं आरएनए। आर से राइबोज, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड यानी कि अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं कि जो जीवों का शरीर होता है, क्योंकि जीवन की जब खोज मानी जाती है, यानी जब संसार में ब्रह्मांड में जीव आए तो सबसे पहले जो जीव है वो वायरस यानी विषाणु है, जिन्हें सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। जो वायरस हैं उनका शरीर न्यूक्लियो प्रोटीन से बना, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्लस में प्रोटीन। जबकि जो बैक्टीरिया हैं वो पहले ऐसे जीव हैं जो कोशिका वाले हैं, और वायरस बिना कोशिका का जीव होता है। तो प्रथम कोशिकीय जीव बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हैं, जबकि प्रथम जीव विषाणु यानी कि वायरस हैं। और वायरसों में कोशिका नहीं होती, इसीलिए वो जीवित भी माने जाते हैं, उन्नत भी माने जाते हैं। तो वायरस जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने। तो उसी की हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल दो होते हैं, एक डीऑक्सी-राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, एक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसी में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों का अंतर भी इसी में पढ़ लेंगे। तो एक अंतर तो इनके नाम से हो जाता है, स्वतः लिख गया है। मान लीजिए एक अंतर हो गया कि न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी-राइबोज न्यूक्लिक, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। फिर और बात करते हैं जो डीएनए है। तो डीएनए जो द्विरज्जुकीय होता है, द्विरज्जुकीय यानी कि इसमें दो रज्जुक होते हैं। और जो आरएनए है ये एकल रज्जुकीय होता है, यानी एक ही रस्सी टाइप का होता है, एकल रज्जुकीय। डीएनए पाया कहाँ जाता है इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोशिका है, कोशिका में होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, और जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसी गुणसूत्र पर डीएनए होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव के अंदर। और बाकी जो आरएनए होते हैं ये बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, लेकिन जो डीएनए है सिर्फ अंदर ही होते हैं। तो इनकी स्थिति की बात करते हैं। जो डीएनए है ये केंद्रक द्रव्य में होते हैं, केंद्रक द्रव्य में। जबकि जो आरएनए है ये कहाँ पे है? कोशा द्रव्य में। अब कोशा द्रव्य इसीलिए बोला गया क्योंकि कोशा द्रव्य पूरा, अब आरएनए बाहर भी मिल जाएगा, अंदर गुणसूत्र पर भी आरएनए की कुछ मात्रा होती है। तो आरएनए अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, पर अधिकतर बाहर होते हैं।
जबकि डीएनए सिर्फ अंदर होता है। तो ये कोषाद्रव्य या जीव द्रव्य में कह रहे हैं और केंद्रक द्रव्य में हो गए। ये तो इनकी स्थिति होगी। फिर हमने द्विरज्जु की बात की थी। अगर डीएनए का चित्र बनाए तो डीएनए ऐसे दिखता है, इस टाइप का। अब यहाँ पे साफ साफ द्विरज्जु को दो रस्सियां दिख रही है, एक दो, इसलिए बोला गया द्विरज्जु की है। जबकि आरएनए तीन तरह के होते हैं, उनके चित्र बनाएंगे तो बताएंगे। जैसे डीएनए के प्रकार बात करते हैं तो डीएनए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कूट डीएनए फर्स्ट, और सेकेंड होता है अकोट डीएनए, यानी कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। तो दो तरह के हो जाते हैं। जबकि आरएनए के प्रकार की बात करें तो यहाँ तीन प्रकार होते हैं। एक है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, या कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। दूसरा आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तीसरा टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए। तो आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, जबकि डीएनए दो प्रकार के होते हैं। अब आरएनए के चित्र बनाए तो एमआरएनए ऐसे होता है, इस तरह से। ये है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब आरआरएनए की बात करें तो आरआरएनए ऐसा होता है, राइबोसोम। और टीआरएनए की बात करें तो माने होगा आर, जो टीआरएनए है, टीआरएनए ऐसा दिखता है, ऐसे टाइप का। ये है टीआरएनए। तो ये आरएनए के प्रकार हो गए और ये डीएनए के प्रकार हैं। और भी बातें कर लेते हैं कि ये किससे मिलकर बने हैं। जैसे कि जो डीएनए होता है तीन चीजों से मिलकर बना है। एक तो डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, इससे मिलकर बना है। दूसरे नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। और जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, अब इनके बारे में बात करते हैं। ये होता है। और तीसरा फास्फेट समूह यानी कि फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फेट समूह। तो ब्रेकअप इसको कहते हैं फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो डीएनए, प्रत्येक डीएनए का जो अणु होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फेट समूह यानी कि फास्फोरिक अम्ल। इन तीन चीजों से मिलकर डीएनए बनते हैं। आरएनए भी तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्करा का नाम है राइबोज शर्करा, डीऑक्सी नहीं रहता, राइबोज शर्करा। फिर ये तो फर्स्ट नाम हो गया, ये कहाँ पे लिख दिया, राइबोज शर्करा। सेकेंड है नाइट्रोजनी समाक्षार या नाइट्रोजनी क्षारक। इसमें भी 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, पर थोड़ा सा अंतर होता है, अंतर अगले पॉइंट में देखेंगे। नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं 4। उसके बाद तीसरा फास्फेट समूह यानी कि फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल। अब बात करते हैं कि क्षारों में अंतर क्या होता है। तो छठवां पॉइंट, यहाँ पे जो क्षारक होते हैं उसमें एक होता है एडिनिन, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा थायमीन, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा साइटोसिन, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है ग्वानिन, जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं। अब आरएनए में भी 4 क्षार हैं, लेकिन इनमें से कौन है। एक तो एडिनिन, वही हो जाएगा एडिनिन ए। दूसरा थायमीन जो है, थायमीन की जगह पे हो जाता है यूरेसिल, ये नाम बदल जाता है यूरेसिल, जिसका शॉर्टकट होगा यू। तो यही चेंज है थायमीन और यूरेसिल, बाकी वही है। फिर साइटोसिन तीसरा, तो साइटोसिन को सी बोलते हैं और चौथा ग्वानिन को जी। अब इनकी अगर हम जोड़ी बनाए साहब, इसमें उनका जोड़ कैसे बनता है। तो एडिनिन और थायमीन होते हैं,
ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ऐसे यहाँ पे होता है, एडेनिन यूरेसिल डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो हमने कुछ अंतर की बात की, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, प्रत्येक जीव में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। तो इनमें से न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसे डीएनए कहते हैं, यही वंशागत कार्य, हाँ मेन पॉइंट में लिखा है, ये जो है ये वंशागति का आणविक आधार, इसका जो मुख्य कार्य है वंशागति है, तो वंशागति का आणविक आधार माना गया है इसको। जबकि आरएनए वंशागति का आणविक आधार नहीं, यानी कि डीएनए तो वंशागत में ट्रांसफर होता है, ये सब कुछ डिसाइड करता है, लेकिन आरएनए क्या करता है, आरएनए जो है इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो हमने 8 अंतर की बात कर दी, बाकी परीक्षा में 4 अंतर बहुत होते हैं लिखने के लिए, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला समझ ही गए हैं, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए द्विरज्जुकीय है, चित्र दिख रहा है, दो रज्जुक होते हैं, दो रस्सियां होती हैं जो आपस में सांप की तरह लिपटे होते हैं। और आरएनए एकल रज्जुकीय है, 3 चित्र दिख रहे हैं, तीनों में सिंगल सिंगल लाइन। जो डीएनए होता है सिर्फ केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र पर पाया जाता है, जबकि जो आरएनए होता है ये गुणसूत्र पर भी होता है और बाहर जीव द्रव्य यानी कोशाद्रव्य में भी होता है। तो इसकी स्थिति दोनों जगह होगी। फिर प्रकार की बात करते हैं, डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं कोडिंग डीएनए, हिंदी में कोड डीएनए, दूसरा अकोड डीएनए, नॉन कोडिंग डीएनए। जो कोडिंग डीएनए होते हैं कोडिंग विभाग लेते हैं और नॉन कोडिंग कोडिंग विभाग नहीं लेते हैं। यहाँ 3 प्रकार एमआरएनए होते हैं जिनके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, जानकारी होती है, यानी कि ये प्रोटीन को बनाने वाले। जो आरएनए होते हैं इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इन्हीं के अंदर प्रोटीन बनता है। जो टीआरएनए होते हैं ये प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल लेकर आते हैं, यानी ये एक प्रकार से सामान ढोने काम करते हैं, ये फैक्ट्री है जहाँ काम होता है और ये बनाने वाले। पांचवा, डीएनए 3 चीज से मिलकर बना, एक शर्करा होती है जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन समाज क्षारक या क्षार होते हैं जो कि 4 की संख्या में होते हैं, तीसरा फास्फेट समूह जिसमें फास्फोरिक अम्ल आता है। राइबोज यहाँ पे राइबोज शर्करा से बना है, नाइट्रोजन क्षारक से और फास्फेट समूह, फास्फेट समूह नाइट्रोजन क्षारक तो है ही, लेकिन शर्करा का नाम बदला है और क्षारक में भी एक क्षारक चेंज है, जैसे कि 4 क्षारक है, एक है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। यहाँ पे एडेनिन है और थायमिन की जगह पे यूरेसिल है, बाकी साइटोसिन है, ग्वानिन है। एडेनिन थायमिन से 2 बंध से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से 3 बंध से जुड़ता है। यहाँ पर वैसी कंडीशन है, एडेनिन यूरेसिल से 2 बंध से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से 3 बंध से जुड़ता है। अब मेन बात करते हैं इनका महत्वपूर्ण यूज क्या है। तो डीएनए को वंशागति का आणविक आधार कहा गया है क्योंकि वंशागति का निर्धारण डीएनए ही करता है, डीएनए ही लक्षणों का निर्धारण करता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर जीन पाए जाते हैं और जीन ही वो लक्षण होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जो आरएनए होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, और कौन कहाँ भाग लेता है हमने बता दिया। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसमें डीएनए है, यही सबसे मुख्य चीज है हमारे इस अध्याय आनुवंशिकता या वंशागति के लिए। तो हमने इस वीडियो में न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार डीएनए आरएनए को पढ़ लिया है। परीक्षा में डीएनए आरएनए में अंतर काफी पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे आनुवंशिकता के बारे में। तो ये वीडियो तो यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले वीडियो से हम वंशागति को आगे बढ़ाएंगे।